आपने ये भी नोटिस किया होगा पहले फेज के बाद ही प्रधानमंत्री का कुछ ना कुछ चेहरे के हाव-भाव बदल गए थे, उनकी हरकतें बदल गई थी, कुछ ना कुछ बौखलाहट थी। एक बार मुँह में खून लग जाता है ना कि आप बोल दो 15 लाख देंगे, देने की बात है, कौन पूछेगा, छोड़ो ना। फिर बोल दो कि डिमोनेटाइजेशन में बस मुझे 50 दिन दो, नहीं तो खंभे से लटका देना। अब कौन खंभा ढूँढने जाएगा बाद में, छोड़ो ना। कह दो कि किसानों को डबल इनकम कर देंगे हम और फिर आखिरी दिन में बताओ भी मत कि क्या हुआ। ये सब मैनेज हो जाए। एक तो ये अपना अहंकार और दूसरा देश का मीडिया तो गोदी में खेलता है। क्या बात है 3 बजे उनको फ़ोन कर देंगे कि आज इस पे डिबेट करवाओ, कल इस पे डिबेट करवाओ। तो जो ये उनकी सफलता होती है, नैरेटिव को मैनेज करने की, वही उनके गले में फंदा बन जाती है। हार का कारण कोई एक जाति नहीं है, हार का कारण है वो सच्चाई, वो ज़मीनी सच्चाई जिसको लेके असंतोष था, जिसका समाधान करने की बजाय ये सिर्फ़ छवियाँ मैनेज करने में लगे और अंततः केवल छवियों के मैनेजमेंट से आप लोकतंत्र नहीं चला सकते। कहते हैं ना, ये जो पब्लिक है सब जानती है, सब आप खेल कर रहे थे, एमएलए खरीद रहे थे, राज्यसभा मैनेज कर रहे थे, तोड़ रहे थे, लेकिन पब्लिक देख रही थी कि आप क्या कर रहे हैं और अंततः लोकतंत्र में ये जो पब्लिक खड़ी हो जाती है, उसके सामने कोई नहीं खड़ा हो पाता और उत्तर प्रदेश में खास तौर पे हमने यही देखा। बोलते हिंदुस्तान में तमाम दर्शकों का स्वागत है। देश में नई सरकार को लेकर अब आपाधापी मची हुई है और हर एक तरफ से दावे हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, चेहरा हमारा होगा और मंत्रिमंडल क्या होगा क्या नहीं, तमाम बैठ के चल रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से प्रेडिक्शन किए गए थे, तमाम चीजें बताई गई थी, 400 पार, कोई 300 से ऊपर। लेकिन एक बात मैं आपसे कहूं कि जिस शख्सियत ने इस चुनाव से जुड़ी हुई सीटों को लेकर बहुत करीबी जो आंकड़े दिए वो योगेंद्र यादव थे। हालांकि वैधानिक चेतावनी उनकी हमेशा रहती है कि उन्होंने वो काम छोड़ रखा है, लेकिन फिर भी वो बहुत नजदीक पहुंच गए। हमारे साथ योगेंद्र यादव हैं, उनसे चर्चा करेंगे चुनाव से पहले के जो तमाम आंकड़े और अब जो स्थिति है उस पर। योगेंद्र जी, स्वागत है आपका। शुक्रिया भाई। ये जो चुनाव के आंकड़े सही रहे, ये सबसे बड़ी बात नहीं है। आपने याद किया, शुक्रिया। मेरे ख्याल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये थी कि जब चुनाव चल रहा था, उस वक़्त मैं बार-बार कोशिश कर रहा था कि ज़मीनी हकीकत लोगों तक पहुँचाऊँ, सही तस्वीर पेश करूँ और मीडिया वो सही तस्वीर लोगों तक नहीं पेश कर पा रहा। तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण काम था। बाय चांस आंकड़ा भी एग्ज़ैक्टली सही आ गया तो अच्छी बात है। ये वाक़ई ना तो मेरा काम है, ना ही मेरा आगे करने की कोई नियत है। जो बड़ा सवाल था वो ये था कि चुनाव के वक़्त लोगों के मन में एक सेंस होता है इस चुनाव में क्या होने वाला है। जी। उस सेंस को बिल्कुल झूठे तरीके से पेश किया जा रहा था देश में। तो जो मेरा काम था वो यही था कि उस झूठ का पर्दाफ़ाश करके सही चीज़ लोगों के सामने रखूँ ताकि वोट करते वक़्त उनके मन में एक रियलिस्टिक पिक्चर हो, झूठी पिक्चर ना हो। वो मैंने कोशिश की। वो कोशिश किस हद तक कामयाब हुई कह नहीं सकता, लेकिन मैंने कोशिश की और सच तस्वीर रखी, ये बात ज़रूर साबित हो गई। योगेंद्र जी, एक सवाल ये जहन में आता है कि वो राजनीतिक दल जो अपने विरोधी या अपने पार्टी के नेता उनके अंदर तक की खबर रखते हैं, अकाउंट में कितना आया, किसका आया, उनके घर में क्या है, किससे कारोबार है, हर एक बारीक चीज की खबर रखते हैं कि कब कहां किस चीज की जरूरत पड़ जाए। वो राजनीतिक दल ऐसे गच्चा कैसे खा गए? अयोध्या जैसी सीट का अगर हम रिजल्ट देखें तो क्या ये अनुमान बिल्कुल नहीं लगा पाई भारतीय जनता पार्टी की जमीन पे? भाई, अग्निवीर का भी मुद्दा है, रोजगार का भी मुद्दा होगा, जो लोगों के घर तोड़े गए हैं चौड़ी सड़क करने के नाम पर वो भी मुद्दा बनेगा, वो वोट नहीं करेंगे, इतनी नाराजगी है। आखिर ये लापरवाही है या फिर एक वो था कि 10 साल में हमने एक नाम के सहारे चुनाव जीता है और इस बार भी हम जीत कर ले जाएंगे, सिर्फ इसी सोच में लगे रहे? देखिए, मुझे कोई अंदरूनी खबर तो नहीं है, लेकिन मुझे इतना ज़रूर जी। भरोसा है कि बीजेपी और आरएसएस का जो पूरा तंत्र है, वो तंत्र इतना ढीला नहीं है कि वो ऐसी बेसिक इन्फॉर्मेशन ऊपर तक ना पहुँचाए। ज़ाहिर है ये सारे मुद्दे ऊपर तक पहुँचे होंगे। और आपने ये भी नोटिस किया होगा पहले फ़ेज़ के बाद ही प्रधानमंत्री का कुछ ना कुछ चेहरे के हाव-भाव बदल गए थे, उनकी हरकतें बदल गई थी, कुछ ना कुछ बौखलाहट थी और वो तभी आती है अगर एग्ज़िट पोल के आंकड़े आपको दिखा दिए जाएँ कि क्या होने वाला है। ये सब ठीक। रहा। लेकिन दुनिया भर में ये अथॉरिटेरियन रूलर्स जो होते हैं ना, अनडेमोक्रेटिक रूलर्स जो मतलब अनडेमोक्रेटिक मिजाज के रूलर्स होते हैं,
उनकी हमेशा एक प्रॉब्लम होती है। उन्हें लगता है कि सब कुछ मैनेज हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं। और दिक्कत ये है कि बीजेपी को इसकी आदत लग गई। एक बार मुँह में खून लग जाता है ना कि आप बोल दो 15 लाख देंगे, देने की बात है, कौन पूछेगा, छोड़ो ना। फिर बोल दो कि डिमोनेटाइज़ेशन में बस मुझे 50 दिन दो, नहीं तो खंभे से लटका देना। अब कौन खंभा ढूँढने जाएगा बाद में, छोड़ो ना। कह दो कि किसानों को डबल इनकम कर देंगे हम और फिर आखिरी दिन में बताओ भी मत कि क्या हुआ। ये सब मैनेज हो जाए। एक तो ये अपना अहंकार और दूसरा देश का मीडिया तो गोदी में खेलता है, क्या बात है 3 बजे उनको फ़ोन कर देंगे कि आज इस पे डिबेट करवाओ, कल इस पे डिबेट करवाओ। तो जो ये उनकी सफलता होती है, नैरेटिव को मैनेज करने में, वही उनके गले में फंदा बन जाती है कि उनको फिर लगता है कि हर चीज़ मैनेज की जा सकती है। रियलिटी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस सिर्फ नैरेटिव मैनेज करना, छवियाँ मैनेज करने के खेल की ज़रूरत है। तमाम डिक्टेटर्स को ये गलतफ़हमी हो जाती है और अंततः कभी ना कभी पब्लिक इस गुब्बारे में छेद कर देती है। तो मुझे लगता है कि ये तमाम सूचनाएँ पहुँची होंगी तक, लेकिन कहीं न कहीं ये विश्वास कि नहीं फाइनली सब कुछ मैनेज कर लिया जाएगा, ये विश्वास, ये अहंकार, यही लेके डूबा है। योगेन जी एक एक एनालिसिस था, ये एक सोच बन रही थी कि भाई दक्षिण भारत में तो इंडिया गठबंधन बहुत अच्छा करेगा और काफी लोगों ने यहाँ तक कहा कि दक्षिण में तो भाई ताला लगा दिया जाएगा, बीजेपी के लिए ताला लग गया। उत्तर की तो बात ही नहीं हो रही थी कि इंडिया गठबंधन उत्तर भारत में क्या करेगा, लेकिन सबसे ज्यादा डेंट उत्तर भारत में दिया गया और सबसे ज्यादा चोट उत्तर प्रदेश में लगी, जहां बुलडोजर की राजनीति पूरे भारत में जिस प्रदेश ने पहुंचा दी। जिस प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ बीजेपी में नंबर 2 नंबर 3 के बाद नंबर 1 नंबर 2 के बाद नंबर 3 पे स्टार प्रचारक की लिस्ट में सबसे डिमांडिंग चेहरा हो जाएं, उस प्रदेश में बीजेपी का एकदम से फॉल डाउन, क्या ये यकायक हो गया या सिर्फ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन जातिगत तौर पर या समीकरण के तौर पर बहुत फिट बैठ गया इसलिए हो गया, या ये अंडर करंट था जिस अंडर करंट को जो जैसा कि आप बार बता भी रहे हैं कि एक सोच के जरिए उसे दबाया गया कि नहीं हम सब कुछ मैनेज कर लेंगे, ये जो करंट की बात हो रही है, जो लोगों की नाराजगी की बात है, ये होती रहे, हम मैनेज कर लेंगे, क्या उसी भ्रम में रह गए? देखिए पहली बात तो कि इसमें कुछ भी छुपा हुआ नहीं था कि अंडर करंट नहीं था, ये ओवर करंट था। 26 अप्रैल को पहला राउंड होने के बाद मैंने तो लिखकर पोस्ट किया था, वो पोस्ट आज भी मौजूद है, जिसमें कहा था उत्तर प्रदेश में राजनैतिक भूचाल आने वाला है। और फिर मैंने कहा था 60 सीट छोड़ दीजिए, इनकी 50 सीट मुझे दिखाई देंगे और मैंने उसके कारण दिए थे। और मैंने आखिर में कहा था कि आप मेरी बात पे यकीन कीजिए, आप बाहर जाके उत्तर प्रदेश के 50 वोटर से बात करके देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। तो ऐसी कोई अद्भुत बात तो थी नहीं, ऐसी कोई अनहोनी नहीं थी, ऐसा कोई टॉप सीक्रेट नहीं था। मेरे जैसा आदमी गला फाड़-फाड़ के बोल रहा था कि भैया ये है, आप देख लो, चेक कर लो। तो ये तो नहीं है कि अचानक कुछ अनहोनी हो गई। ये था, लोगों के मन में ये सेंटिमेंट था और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन और खास तौर पे चुनाव के आखिरी दिनों में उनकी जो ज़्यादा एक केमिस्ट्री ज़्यादा अच्छी बन गई, उससे ये ज़्यादा मजबूत हुआ। इसे केवल जातीय गठबंधन कहना बहुत गलत होगा, क्योंकि पहली बात तो ये कि किसी एक जाति विशेष के वोट नहीं हुए, तमाम जातियों के वोट बीजेपी से छिटके। और दूसरी बात ये कि बीजेपी का पुराना खेल, जब बीजेपी जीत जाती है तो उसमें कोई जाति का खेल, हालाँकि उससे 5 दिन पहले रिपोर्ट आया होता है, 1 महीना पहले रिपोर्ट आया होता है कि अमित शाह जी ने, चाणक्य ने इस जाति के फलाँ लीडर को मैनेज कर लिया, उस जाति को जोड़ दिया गया है, ये भी कर लिया गया है। लेकिन जब चुनाव परिणाम का विश्लेषण होता है, तो कहा जाता है देश जीत गया, मोदी जीत गए, ये सब, तब जाति का गणित कुछ नहीं होता। जिस दिन बीजेपी का विरोधी जीत जाता है, तो आपको बताया जाता है जाति। जिस दिन आम आदमी पार्टी जीतती है तो कहते हैं पॉपुलिज्म है, ये तो इनका नैरेटिव का खेल है जिस तरह से चलाते हैं। तो ये कहना कि कोई जातिगत चीज़ की विजय हुई है, बिल्कुल गलत बात है। जातिगत समीकरण दोनों तरफ थे। बीजेपी ने बिहार में और ठीक। यूपी दोनों में अपने जातिगत जब समीकरण जब बनाए थे और उनके विरोधियों के भी जातिगत समीकरण। लेकिन हार का कारण कोई एक जाति नहीं है, हार का कारण है वो सच्चाई, वो ज़मीनी सच्चाई जिसको लेके असंतोष था,
जिसका समाधान करने की बजाय ये सिर्फ छवियां मैनेज करने में लगे रहे, और अंततः केवल छवियों के मैनेजमेंट से आप लोकतंत्र नहीं चला सकते। योगेंद्र जी, बिल्कुल यही हुआ जब समाजवादी पार्टी, जब आप याद कीजिए राज्यसभा चुनाव चल रहा था, समाजवादी पार्टी के दर्जन भर विधायकों को क्रॉस वोटिंग के जरिए पाला बदलवा लिया गया था। उसके बाद भी हम देखते हैं कि किस तरह से बलिया में नारद राय पाला बदल के रातों रात पहुंच जाते हैं, और ये तमाम वो लोग थे जो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस से इतर होकर वहां पहुंचते हैं। हम आज देख रहे थे वो तमाम सीटें बीजेपी हार गई, जहां पर इन लोगों को लाया गया था सिर्फ इसलिए कि हम कुछ गठजोड़ कर लेंगे, कुछ हजार वोट, कुछ 10,000 वोट इनकी पॉपुलैरिटी, इनकी जाति से खींच लेंगे। लेकिन हुआ क्या? सब सीटें हार गई। यानी जनता चुनाव लड़ रही थी या ये पार्टियां विपक्ष की चुनाव लड़ रही थी? लग तो यही रहा है कि जनता ने चुनाव लड़ा है, विपक्ष के तो सिर्फ कैंडिडेट थे। मैं इतना नहीं कहूंगा कि सिर्फ कैंडिडेट थे, मगर जी। ये बात सच है। देखिए, ये भी देखिए कि विपक्ष किस परिस्थिति में चुनाव लड़ रहा है। उन्हें ये पता नहीं कि कल उनका कैंडिडेट नामांकन ही वापस ले लेगा। उनको ये पता नहीं कि उनके किस कार्यकर्ता पे ईडी का छापा पड़ेगा, किस आदमी को गुंडा एक्ट के अंदर अंदर कर दिया जाएगा। उन्हें ये नहीं पता कि उनका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। उस परिस्थिति में तो एक हाथ बंधा हुआ है और आपको कहा जा रहा है कि अब चलिए खेलो, तुम क्रिकेट खेल लो, ये कर लो। तो उनकी मजबूरियां, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि अंततः जिसका वजन सबसे भारी था, वो पार्टियों से ज्यादा पब्लिक का था। अंततः वो जो कहते हैं ना, जो पब्लिक है सब जानती है। ये सब आप खेल कर रहे थे, एमएलए खरीद रहे थे, राज्यसभा मैनेज कर रहे थे, तोड़ रहे थे, लेकिन पब्लिक देख रही थी कि आप क्या कर रहे हैं। और अंततः लोकतंत्र में ये जो पब्लिक खड़ी हो जाती है, उसके सामने कोई नहीं खड़ा हो पाता। और उत्तर प्रदेश में खास तौर पे हमने यही देखा कि अंततः पब्लिक खड़ी, और वो होने के बाद तमाम तिकड़म, तमाम ये खेल, तमाम मैनेजमेंट, ये फीका पड़ जाता है। मैं नहीं समझता कि ये खत्म हुआ है मैनेजमेंट का असर। अगर ये समाज ठीक। मैनेजमेंट एकदम टूट जाता, तो बीजेपी को 10 जी। सीट ना आती उत्तर प्रदेश में। तो अभी भी कुछ 30-35 मैनेज कर लिए हैं। लेकिन कम से कम ये जो दम्भ था ना, कि हम जी। सब कुछ करके देखना 62 से सीट बढ़ा भी ले जाएँ, तो वो घमंड का सर नीचे हुआ, वो बहुत बड़ी बात है लोकतंत्र। योगेंद्र जी, अब किस तरह से अब जीत हार का फैसला हो गया। आने वाले वक्त में अब सही मायनों में एनडीए की सरकार, अगर शपथ लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी, अब तो सही मायनों में एनडीए की सरकार हम इसलिए कहेंगे क्योंकि बहुमत के आंकड़े से पीछे बीजेपी है। जरूरत है कि सहयोगी साथ में रहें। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की प्लेयर के तौर पर देखे जा रहे हैं, और ऐसे में क्या ऐसी स्थिति, प्रधानमंत्री मोदी का आपने 10 साल का कार्यकाल पूरा देखा, गुजरात को भी आप देख रहे हैं, अमित शाह के काम करने की शैली भी देख रहे हैं। जो दबाव होता है कोalition गवर्नमेंट का, जो डिमांड होती है पार्टनर्स की, उस हद तक दबाव को बर्दाश्त करने की स्थिति में ये दोनों लोग आपको दिखते हैं? क्योंकि अब तक तो ना आदत रही है और ना किसी ने दबाव बनाने की हिम्मत की है। आप सही कह रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री और अमित शाह दोनों का कोई लोकतांत्रिक मिजाज तो है नहीं। इनको आदत भी नहीं है लोकतांत्रिक स्थिति में काम करने की। अटल बिहारी वाजपेयी कर सकते थे, ये कर पाएंगे ऐसा तो नहीं लगता। अब उसको कैसे मैनेज करेंगे वो देखा जाएगा, लेकिन मेरे विचार से जो हुआ है बहुत शुभ हुआ है लोकतंत्र के लिए। मतलब वो गाड़ी जो कि एकदम अनकंट्रोल तरीके से पहाड़ में नीचे की तरफ चलती जा रही थी, और उस गाड़ी में हम सब आप बैठे भी हुए थे। उस गाड़ी में अगर ब्रेक आ गई, तो इसका तो स्वागत ही करना चाहिए। कुछ तो ब्रेक लगी। ब्रेक कई चीज़ों में लगेगी। टीडीपी दक्षिण भारत की पार्टी, तो उत्तर दक्षिण का जो खेल खेलने की कोशिश की जा सकती थी डिलिमिटेशन वगैरह, उस पे ब्रेक लगेगी। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों को मुसलमान का वोट मिलता है, और उनकी भविष्य में भी मुसलमान का वोट लेने की आकांक्षा है। इसलिए केवल हिंदू मुसलमान का एजेंडा करके कुछ जो खेल करने की कोशिश हो सकती थी, उस पर भी ब्रेक लगेगा। और लोकतंत्र में ऑपोजिशन को कुछ ज्यादा स्पेस मिलेगा। लोकसभा में, संसद में ऑपोजिशन की आवाज उठेगी, शायद उसे सुनना पड़ेगा। मीडिया का भी थोड़ा सा तो गला खुलेगा, 2-4 डिग्री तो खुल ही जाएगा गला। जुडिशरी को संविधान की इबारत पढ़ने की फुर्सत शायद मिल जाएगी। और देश के जो लोकतांत्रिक संघर्ष कर रहे हैं, जो आंदोलन है, जो प्रतिरोध की शक्तियां हैं, उनका हौसला मजबूत
तो एक तरफ तो इस सत्ता का इकबाल कम होगा, दूसरी तरफ मुकाबला करने वालों का हौसला ज़्यादा होगा और ये एक डेमोक्रेटिक बैलेंस है, जो आज ज़्यादा हुआ है और मैं समझता हूँ इसलिए इसे लोकतंत्र का शुभ दिन कहना चाहिए और इसे मैं एक वाक्य में कहता हूँ कि इस बार तंत्र के ऊपर लोक की विजय हुई और वाक़ई यही तो लोकतंत्र है। क्या इसकी शुरुआत कल जो जश्न हुआ बीजेपी मुख्यालय में, उसके पीछे प्रधानमंत्री के पीछे जो बैनर था, उससे हम समझ सकते हैं क्योंकि अलग-अलग राज्यों की भाषा के हिसाब से बीजेपी वहाँ पर पोस्टर लगवाती है, उस लैंग्वेज का इस्तेमाल करती है, लेकिन पहली बार मैंने शायद देखा कि बीजेपी के मुख्यालय में तमाम लैंग्वेजेज़ में लिखा हुआ था और उर्दू भी वहाँ नज़र आ रही थी। मुझे लगा कि ये कुछ चीज़ें बदल रही हैं या ये पहले से प्लानिंग थी। मुझे इसका एहसास थोड़ा-सा होने लगा कि शायद हवा का रुख कुछ नर्म हुआ है, जो लू थी उसमें थोड़ी ठंडक आई है। हो सकता है हुआ हो। मुझे कल दिखाई नहीं दिया ऐसा भी, मुझे लग रहा अच्छा, था कि अभी भी 320 वाली स्पीच लेके आए हैं और 230 में उसको पढ़ रहे हैं, ऐसा मुझे लगा। और जो अंदाज़े बयाँ था, मतलब चेहरा कुछ दूसरी कहानी कह रहा था, जी, लेकिन जी। जो शब्द थे, शब्द अभी भी 320 वाले और अभी भी ये जो चालाकी और ये जो अहंकार, ये अभी गया नहीं था। खेल सारा कल क्या था? खेल ये था कि अभी बीजेपी की लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग नहीं हुई है। अभी अलायंसेस नहीं बने हैं। अभी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार के रूप में एनडीए क्या नाम बीजेपी अपने टीडीपी और जेडीयू ने स्वीकार नहीं किया है। उससे पहले उनका नाम घोषित कर ताकि कोई ऑप्शन ना रहे, ताकि बीजेपी में कोई और स्वर ना उभर पाए। यही चालाकियाँ, यही अहंकार इनको लेके डूबा है। तो कल तक तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था कि चालाकी और अहंकार कम हुआ हो। लेकिन आपके मुँह में घी शक्कर अगर कम होता है तो बहुत अच्छी बात है। योगी जी, बीजेपी के भीतर की सियासत को थोड़ा-सा अगर समझे, अभी सुबह खबर आई कि देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र से कहा कि भई मैं इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि जो महाराष्ट्र में हमें आंकड़े मिले हैं, वो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं है। मैं अपनी ज़िम्मेदारी इसमें कबूल करता हूँ। क्या महाराष्ट्र से इस तरह की आवाज़ को उठाकर यूपी पर दबाव बनाया जा रहा है? क्योंकि सबसे ज़्यादा तो अंकगणित यूपी ने बिगाड़ा है। क्या ये बीजेपी के भीतर की दबाव की राजनीति है कि महाराष्ट्र से आवाज़ उठाइए, यूपी वाले अपने आप समझ जाएँगे कि आपको भी ज़िम्मेदारी लेनी है? अ, बीजेपी के अंदरूनी खेल को मैं इतना समझता नहीं हूँ। इतनी मेरी वहाँ कोई ठीक। पैठ भी नहीं कि मैं उसको समझ पाऊँ। जी। जी, लेकिन जी। वो सिर्फ़ अगर आप इस शब्दावली को पढ़ें तो आपको निशाने पर इसका अगर इसको लागू करना है, तो फिर आपको सिर्फ़ योगी पे ही नहीं, आपको तो मोदी जी। पे भी लागू करना होगा ना इस बात को। जो अगर इलेक्शन में बीजेपी को 320-60 सीट आ जाए, तो मीडिया चैनल पे क्या चल रहा होता? इस वक़्त देश में क्या बात हो रही थी? मोदी का जलवा, मोदी का चमत्कार, मोदी हैट्रिक, मोदी सब कुछ। तो भाई जिसको सारा श्रेय मिलना था, दोष भी उसी को ही मिलेगा। अगर वो मोदी की जीत होती तो ये जो जी। हुआ है, ये मोदी की हार है। और कहीं न कहीं नैतिकता के नाते अगर देवेंद्र फडणवीस से पहले तो नरेंद्र मोदी को इस्तीफ़ा देना चाहिए ना। लेकिन दिक्कत ये है कि ऐसी संभावना पे आप भी विचार नहीं करेंगे, मैं भी विचार नहीं करूँगा। क्योंकि मोदी और मर्यादा ये 2 शब्द को एक ही वाक्य में प्रयोग करते हुए हम सबको थोड़ा अटपटा-सा लगता है। यही इस देश की बड़ी दिक्कत है इस वक़्त। अच्छा, योगेन जी, आखिर में एक चीज़ को थोड़ा समझें क्योंकि लोग ये पूछ भी रहे हैं कि भाई वो तो कम से कम भई बहुमत नहीं ला पाए, लेकिन 200 200 के आंकड़े के पार तो चले गए। कांग्रेस 99 पे लाकर इतना खुश क्यों हो रही है? विपक्ष 230 पे आने पे इतना खुश क्यों हो रहा है? खुश होने की ज़रूरत नहीं है। भई ये तो बीजेपी तब भी सरकार बना रही है और अगर 400 लाते तब भी सरकार बनाती। इस नैरेटिव को किस तरह से पढ़ेंगे और इसको कैसे समझा जाए? राजनैतिक जीत-हार केवल आंकड़ों से नहीं होती। अभी जी। टी20 का मैच शुरू हो रहा है और सुनते हैं कि अमेरिका ने भी आजकल अपनी एक टी20 की टीम बना ली है, 981 पहली बार उनकी भी टीम आ गई है। जी। अब मान लीजिए विराट कोहली की भारत की टीम और अमेरिका की उस टीम का मुकाबला और उस टीम मुकाबले में 19वें ओवर में जाके इंडिया की टीम 2 विकेट से उस मैच को जीत जाती है। आप उसको जीत ठीक। कहेंगे या हार कहेंगे?
हो जी, सकता है कोई व्यक्ति अगले दिन लिख दे, भारत ने 2 विकेट से मैच जीता, भारत की शानदार सफलता, भारतीय टीम ने कमाल कर दिया। आप उसको कहेंगे नहीं भैया ज़रा पानी का गिलास पी ले, थोड़ा तो देख ले कि क्या हो रहा था वहाँ, है ना? वही बात अभी भी कहनी चाहिए, खाली आँकड़ों से समझ थोड़ी आता है। जहाँ जी, बिल्कुल एक तरफ़ा चुनाव था, जहाँ सारी ताकत एक तरफ़, जहाँ सारा मीडिया, मनी, मशीन, इलेक्शन का सारा व्यवस्था, इलेक्शन कमीशन, सब जहाँ एक तरफ लामबंद होके खड़े हों और ठीक, जिसने डुगडुगी बजा के आपको बता दिया हो कि 400 आने वाली हैं और सारे दरबारियों ने जो हजूर कर दिया हो 400 पार कर दिया हो। उसके बाद अगर आपको 240 आते हैं, तो ये हार नहीं है तो और क्या है? जिसको आपने कहा था कि आप 55 छोड़िए जिसको 40 सीट नहीं आने देंगे और आपने कहा था कि राहुल गांधी हारेगा, ये होगा, वो होगा। वो उसके बाद अपनी सीट अगर डबल कर लेते हैं, तो जी, भाई तो हुआ है ना। दिक्कत ये है कि आज भी इनका दरबारियों का जो तंत्र है, वो जी, इन्हें छोड़ नहीं रहा और मुझे कई बार डर लगता है कि इनको ये लेके डूबेंगे, इनके चाटुकार इनको लेके डूबेंगे और हमेशा हर रिजीम में ऐसा होता है कि चाटुकारों की एक मंडली आ जाती है, जो रात होता है तो उसको दिन बताते हैं, दिन होता है तो उसे रात बताते हैं, हार को जीत बताते हैं और वही लोग हर राजा को लेके डूबते हैं। बीजेपी के साथ भी कुछ ऐसा होना शुरू हो गया है पिछले 24 घंटे में तो मुझे ऐसा ही महसूस बहुत शुक्रिया योगेंद्र जी, बोलता हिंदुस्तान को वक़्त देने के लिए बहुत शुक्रिया।